तेज तेज कदम उठाते हुए इस वक्त वो यूनी से वापस आ रही थी। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। तेज चलती हुई सांसें धूपनी की मानंद इसके सीने में मचल रही थी और गर्मी की शिद्दत ने इसके सफेद रंगत में सुर्खियां घोल दी। खौफ से बार बार अंदर ही अंदर बस वाले को कोस कर वो अपना सफर शुरू कर देती। इसके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि यहाँ से रिक्शा पकड़कर घर चली जाती, क्योंकि घर जाने के लिए इसे स्पेशल रिक्शा करना पड़ता। इतने पैसे इसके पास इस वक्त नहीं थे, क्योंकि इसे तो बामुश्किल ही एक हफ्ते के लिए पॉकेट मनी मिलती थी, जिसने पूरा हफ्ता खुद पर खर्च करनी होती थी और वहीं से अपनी जरूरियात भी पूरी करनी होती थी। इसलिए इतनी अयाशी इस वक्त मुमकिन नहीं थी और इसलिए इसने सोचा कि वो पैदल ही घर चली जाए जब तक कि उसे निसार भाई लेने ना पहुंच जाए, क्योंकि यूनी से निकलते हुए उसने निसार को कॉल की थी कि इसे रिसीव कर लें, क्योंकि यूनी की बस इसके आने से पहले ही निकल गई। थोड़े से काम के दौरान इसको बाहर निकलने में देर हो गई और जिसका अजाला इसे उस वक्त भुगतना पड़ा था। निसार भाई अभी तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वहां खड़े रहने से बेहतर था कि वो खुद पैदल चलना शुरू कर देती, ताकि रास्ते में जहां भी इसे निसार भाई नजर आते वो फौरन से उनके साथ घर चली जाती। अभी बामुश्किल वो आधा घंटा ही चली होगी जब इसे अपने पीछे ही लड़कों का वो ग्रुप मतवज्जो होता हुआ दिखाई दिया, जो कुछ देर तक इसके पीछे चलता रहा और वो मुकम्मल नजरअंदाज किए सर झुकाकर अपना सफर काटती रही। जब कुछ देर के बाद इसे सीटियों और मायने खेज जुमलों ने पलटने पर मजबूर किया और वो चार लड़के इसके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते आ रहे थे, जिनके चेहरों से ही गलासत टपक रही थी। चाहे वो जितनी ही पुरएतमाद लड़की थी, चाहे इसकी जुबान हर वक्त पिटर पिटर चलती थी, लेकिन ये हकीकत थी कि कोई भी लड़की अपने सामने मर्द को इस हालत में देखे तो घबरा जाती है, और इसका भी घबरा जाना बनता था, क्योंकि आज से पहले इसने सिर्फ सुना था, वो इस तरह की किसी भी मामले का शिकार नहीं हुई। और इस वक्त मारे घबराहट के इसका सुर्ख चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। क्यों खुद को हलकान कर रही हो? हमें भी मौका दो, तुम्हारी खिदमत गुजारी कर लें, तुम्हें घर पहुंचा देते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ गुजार लोगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। एक लड़के ने बेबाकी से आवाज लगाई और वो कांप उठी। उसने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया था। मारे घबराहट के मोबाइल निकालकर इसने हाथ में पकड़ लिया, ताकि फौरन ही निसार भाई इन्हें बार बार डिस्टर्ब करने का रिस्क वो नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो इनके गुस्से से वाकिफ थी और इस बात से भी वाकिफ थी कि अगर ये बात भाभी के कानों तक पहुंच गई कि इसने कॉल करके निसार भाई को दुकान से यहाँ बुलाया था तो इसकी वाट लगा देंगी। इसलिए बार बार इनको डिस्टर्ब करना भी इसके लिए वबाले जान था। लेकिन इस वक्त इसके पीछे आने वाले लड़के इसे अजीबो गरीब खदशात में मुब्तला कर रहे थे। खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी तुम लोगों के साथ। गुस्से और गर्मी से दहकते हुए रुखसारों के साथ वो इतनी हसीन लगी थी कि वो मजीद इसके करीब आकर इसे चारों तरफ से घेर चुके थे। क्या कर लोगी जान? मैं तुम जैसी हसीन लड़की अगर हड्डियां भी तोड़ दे तो सुकून ही महसूस होगा। इनमें से एक ने बेशर्मी की हद पार कर दी। वो इसके करीब आ रहे थे और वो हवास बागता होकर मदद तलब निगाहों से इधर उधर देखती रही। जब कुछ भी इसके जहन में नहीं आया तो चंद कदम दूर खड़ी गाड़ी की जानिब तवज्जो जाने पर इसने बेसाख्तगी में ही जो कुछ कह दिया था इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी, और ना इसे मालूम था कि इसके बाद इसके साथ क्या कुछ किया जा सकता है। तुम जानते हो वो जो गाड़ी वहां आकर रुकी है मेरे मंगेतर की है। 1 मिनट से पहले तुम लोगों को मार मार कर तुम लोगों की हड्डियां तोड़ देगा, और ये कारामद भी साबित हुआ था। इन लड़कों की तवज्जो कुछ लम्हों के लिए इस गाड़ी की जानिब हुई और वो वहीं से भागती हुई गाड़ी की जानिब बढ़ी थी और बगैर कुछ भी सोचे समझे दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। दरवाजा लॉक नहीं था। शायद आज मुकद्दर इसे किसी ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर देने वाला था जो उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता, और ऐसा ही हुआ। इनमें से एक लड़के ने झुककर देखा जब ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने
पलट कर हैरत से इस लड़की को देखा और फिर बाहर से झुके हुए लड़कों को जो 2 कदम पीछे हुए। कुछ देर तो वो बस इन्हें देखता रहा। इस लड़की की आंखों में मामूली सा खौफ नजर आया और वो मामले की तह तक पहुंच गया था। वो नहीं जानता था कि इस लड़की ने इन लड़कों को क्या कहा है, लेकिन यूं इसकी गाड़ी में आकर बैठना शायद पना लेने जैसा था। और इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलता, वो लड़के कुछ देर देखने के बाद खुद ही दुम दुबाकर भाग गए और इसने तफसीली नजरों से पास बैठी हुई नीलो को जायजा लिया था। दरअसल वो मुझे तंग कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो आपकी गाड़ी की पनाह ले ली। वैसे गाड़ी बहुत शानदार है। हमेशा की तरह इसकी जुबान पिटर पिटर चलने लगी थी। वो कुछ देर पहले का खौफ जायल हो गया और फरहाद शाह की जानदार पर्सनालिटी के बावजूद वो इससे ज्यादा खौफजदा नहीं थी। शायद इसे एक लम्हे में ही अंदाजा हो गया कि वो अच्छा खासा जेंटलमैन है। मेरे ख्याल में वो लड़के चले गए हैं, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। फरहाद शाह ने पहली बार जुबान खोली और इसके इस लहजे के रूप पर वो बस इस पर एक नजर डालकर मुंह फेर गई। कितने अजीब है आप, अल्लाह ने इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, इतनी अच्छी शक्ल दे दी और फिर भी बेवजह गुस्सा करे हैं। आपका हक बनता है कि इस खूबसूरत सी लड़की को घर के आसपास ड्रॉप कर दें ताकि बनी बनाई इज्जत तो कायम रह जाए। अभी बाहर निकलकर किसी भी रिक्शे वाले के पास जाऊंगी तो वो लड़की क्या सोचेगी कि आप अपनी मंगेतर को इतनी भी इज्जत नहीं दे सकते। इसमें आपकी ही बदनामी है। और सामने बैठे हुए शख्स का दिमाग 1 मिनट में खुल गया। वो लड़की कितनी बातें करती थी। हालांकि वो एक कमगो और खामोश तबीयत का हामिल शख्स था और ज्यादा बोलने वाले लोगों से इसे हमेशा कोफ्त होती थी। क्या कहा तुमने मेरे मंगेतर? वो सिर्फ चेहरे के साथ इसे देखता रहा। इन लड़कों को कहा है तभी तो जान छोड़ी इन्होंने, वरना न जाने मुझे मासूम के साथ क्या करते। निसार भाई भी अभी तक नहीं आए, प्लीज मुझे घर के पास छोड़ दें। इसके मासूमाना और मलतजी लहजे पर इसने खामोशी इख्तियार करते हुए इससे घर का एड्रेस मांगा और इसने चुपचाप दे दिया। गाड़ी इलाके के जाने मोड़ते हुए वो अपना सबसे जरूरी काम जिसे निपटाने के लिए यहाँ आया था इसे अधूरा छोड़ दिया। और किस लिए ये खुद भी नहीं समझ सकता था। शायद इसलिए कि वो अकेली लड़की को मजीद बेसहारा नहीं करना चाहता था। वो अगर इसे मदद की इल्तिजा कर रही थी तो मदद कर देने में कोई हर्ज नहीं था। गाड़ी घर से थोड़ा फासले पर रुकवा कर वो नीचे उतरी और एक मासूम मुस्कुराहट का तोहफा इसके जानिब उछाल दिया। फरहाद शाह ने इसके गाल पर पड़ने वाले गड़ों से बेसाख्ता नजरें चुरा ली। इसकी आंखें चश्मे की लपेट में थी। इसने मजीद कोई भी बात नहीं की और वहां से चला गया, जबकि वो जाते हुए इससे दूर तक देखती रही। कितने अजीब होते हैं ये पैसे वाले लोग, नकचिड़े और मगरूर। खैर जान बची सो लाखों पाए। हाथ झाड़कर अपने घर के जाने वो पैदल चली गई कि इसने खुद दानिस्ता तौर पर गाड़ी थोड़ा दूर रुकवाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बड़ी सी शानदार गाड़ी इनके रूपोश इलाके में जाए और लोगों की नजरों में आ जाए। इसे अपनी इज्जत और अपने किरदार को बाहिफाजत रखना आता था। घर में दाखिल होते इसे निसार भाई नजर आ गए और इन पर एक नाराज सी नजर डालकर वो अपने कमरे में चली गई। यानी इन्हें कोई परवाह नहीं थी कि इनकी बहन इनका इंतजार कर रही है। कब से इसने कॉल कर रखी थी और निसार भाई यहाँ आराम से खाना खा रहे थे। रिश्तों में भी वफा नहीं रही, लेकिन इसके लिए ये दुख ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। बाबा के बाद भाइयों का नजर फेर लेना मामूल की बात है। रेहान भाई अलहदा थे और निसार भाई इसी घर में, और वो भी अपनी माँ के साथ इसी घर में रहती थी। जब तक कि इसकी शादी नहीं हो जाती, भाभी ने तो अच्छा खासा जोर लगाया था कि वो शादी करके यहाँ से चली जाए, लेकिन वो इस जिद पर अटक गई कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। और वैसे भी वो इनसे कुछ ज्यादा डरने वाली नहीं थी। आज आने में इतनी देर लगा दी तुमने, तुम जानती हो मुझे कितनी परेशानी होती है। शाइस्ता बेगम ने परेशान नजरों से इसका चेहरा देखा। किराया नहीं था वापस आने के लिए और बस भी चली गई थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, भाई को कॉल की थी, लेकिन मेरी परेशानी से किसी का कोई लेना नहीं। चादर उतारकर बेड पर फेंकते हुए वो हमेशा की तरह बुलंद आवाज में गुस्से से फंकारी और शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख लिया था। अपनी जुबान कम चलाया करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। इनकी आवाज आहिस्ता थी, लेकिन वो तो किसी की परवाह नहीं कर सकती थी। शाइस्ता बेगम कमरे के जाने के बाद वो फ्रेश होने चली गई ताकि थोड़ी सी गर्मी को दूर भगा ले। फरहाद शाह का ख्याल जहन में इतना गहरा नहीं था कि वो इसे पाल कर रखती।
आज के दिन इसने हरीफ कंपनी के मैनेजर से पहली मुलाकात करनी थी और इसलिए वो बगैर किसी गार्ड के यहाँ तक आ पहुंचा था। ये मुलाकात बहुत जरूरी थी और पिछले कितने दिनों से वो इसके इंतजार में था। कुछ जरूरी मालूमात वो इसे लेना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर इस लड़की से सामना होना और फिर इसकी पटर पटर चलती हुई जुबान और इसकी जिद पर सारा काम अधूरा रह गया। वो झंझलाता हुआ घर दाखिल हुआ, सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। खाना खाने का ज्यादा मूड नहीं था, इसलिए इसने बाहरी मुलाजमा से कह दिया था कि इसे ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और जिस वक्त वो ये कह दे, फिर किसी की भी जरूरत नहीं होती थी कि वो फरहाद शाह के कमरे के करीब भी चला जाता। जगाना तो बहुत दूर की बात है, बेड पर औंधे मुंह गिरते हुए वो दिन भर की थकावट और उलझनों से दूर होकर नींद की गहरी वादियों में उतर गया। शाम के करीब इसकी आंख खुली। वो फ्रेश होने के बाद नीचे आया, जहां फिरोज शाह ने बेताबी से इनका इंतजार कर रहे थे। रश्क मेरी नजरों से इन्होंने अपने वजाहत से भरे हुए बेटे के चेहरे को देखा और फिर मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया था, और वो भी अपने बाप को देखते हुए मुस्कुरा दिया। मुलाकात अधूरी रह गई। वहां इसने बैठते ही इन्हें खबर सुनाई, जिस खबर को सुनकर फिरोज शाह का चेहरा थोड़ा मायूसी में डूबा। तुम जानते हो कि कल मीटिंग है और कल तक हमें ये सब कुछ चाहिए था। इनका लहजा परेशान था। इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाबा, मैं हूं ना। नरमी से इनके हाथ पर हाथ रखते हुए वो इन्हें तसल्ली दे रहा था। जब मुलाजमा चाय लेकर आए और दोनों ने ही खामोशी इख्तियार कर ली। ये एक शानदार मीटिंग थी, जहां फरहाद शाह बिजनेस में अपना नाम रखता था, वहीं फिरोज शाह सियासत में अपना एक मुकाम रखते थे। इसलिए सियासी पार्टियां भी हर वक्त इनकी ताक लगाए बैठी रहती, ताकि जरा सी गड़बड़ हो और वो इस मामले को उछाल कर फिरोज शाह या फरहाद शाह के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दें। और वो नहीं जानता था कि इस रोज भी कैसे महाज खड़ा होने वाला था जो इनकी इज्जत को झंझोड़ कर रख देगा। इस रोज इसे गाड़ी में इस लड़की के साथ ना सिर्फ लोगों ने देख लिया था, बल्कि ये एक बनी हुई साजिश थी जिसका वो शिकार हो गया। मैनेजर ने इसे वहां पर मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन वो पहले सब कुछ अपनी कंपनी के बॉस से डिस्कस कर चुका था और इस रोज इनके इरादे कुछ और थे, लेकिन वो बच गया। तो फिर इसके खिलाफ ये खबर चला दी गई कि वो मामूली यूनिवर्सिटी की लड़कियों को टॉर्चर करता है, इन्हें अपने फार्म हाउस पर ले जाता है और वहां इनकी इज्जत के साथ खेलने के बाद इनके घरों तक पहुंचा देता है। छोटे लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते और ये बात इतने यकीन के साथ की गई कि किसी को भी एतबार आ सकता था। इसकी पूरी साख खराब होने वाली थी। एक जानिब से ली गई तस्वीरें भी इनके पास मौजूद थी, जिसमें फरहाद शाह का चेहरा वाजे था, जबकि वो लड़की पलट कर इसकी जानिब चेहरा मोड़े बैठी थी, जिसकी वजह से इसका चेहरा कुछ खास वाजे नहीं था। इसके साथ ये इल्जाम भी था कि वो लड़की जिसे शादी का झांसा देकर अपने फार्म हाउस पर ले जाया गया और फिर इसे गाड़ी में भी फरहाद शाह के साथ देखा गया, ये एक साजिश थी जिसका शिकार वो बहुत बुरी तरह से हुआ था और वो सोच भी नहीं सकता था कि एक हमदर्दी इसके गले पड़ जाएगी। इसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को अपने साथ बिठाकर इसे बाहिफाजत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और ये जिम्मेदारी इसे बदनामी का शिकार कर गई। मीडिया रिपोर्टर फिरोज शाह की जानिब आ गया। आप जानते हैं कि आपके बेटे के ताल्लुकात किसके साथ हैं और क्या आपको उन लड़कियों की तादाद मालूम है? क्या ये गलत नहीं है कि आप मिडिल क्लास घराने की लड़कियों की इज्जतों से खिलवाड़ करते हैं? ये सब कुछ बना बनाया प्लान था जिससे वो लोग अनजान थे और फिर इस खबर की तरदीद कर दी। इस रोज तो वो मीटिंग से उठकर निकल आया, लेकिन इसका वहां से ना आना भी लोगों को अच्छा खासा झंझोड़ गया। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वहां से निकला था, लेकिन फिरोज शाह जानते थे कि इसके यूं तुम दुबाकर सिरे आने से लोग न जाने कितने मतलब अखज करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन तक कॉल्स पर कॉल्स, लोगों की बातें, सोशल मीडिया पर होने वाले डिस्कशन, इसकी इज्जत का कबाड़ा निकल गया। फिरोज शाह गुस्से से झुंझुलाए हुए थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो दिन दूर नहीं जब हरीफ इस लड़की तक पहुंच जाएंगे और फिर इसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। तुम जानते हो तुम्हारा पूरा सियासी करियर निगल लिया जाएगा इस एक गलती की वजह से। और वो बस सर झुकाए बाप की बात सुनता रहा। वो लड़की ऐसा नहीं करेगी, आप बेफिक्र हैं। अगला खेल मेरी जानिब से खेला जाएगा, वो खेल जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं होगा। और इसके साथ इसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल करते हुए कह दिया कि इसे इस लड़की का सारा बायोडाटा चाहिए। वो कौन है, कहाँ रहती है, इसका पर्सनल नंबर, इसके आने जाने के औकातकार, सब कुछ इसे सुबह तक मालूम हो जाना चाहिए। और फिर वो क्या करना चाहता है, लेकिन इन्हें यकीन था कि इनका बेटा जो कुछ भी करेगा इनकी इज्जत का ख्याल रखेगा। इन्हें अपने बेटे पर मान था, एतमाद था और वो भी कभी इनका एतमाद तोड़ने वाला नहीं था। अगली सुबह तक फाइल इसके सामने थी। नीलोफर हुसन मिडिल क्लास
घराने की यतीम लड़की जो भाई की सरबराही में घर में माँ भाई भाभी के साथ रहती, माशी तौर पर इतनी मुस्तकिन नहीं, यूनिवर्सिटी की तालबा है और ये रहा इसका पर्सनल नंबर। जाने कितनी देर इस फाइल को देखता रहा और सोच वाली नजरों से इसने जो कुछ सोचा था अब इसको अमली जामा पहनाना था और इसके लिए ये सब कुछ जरूरी था, चाहे वो खुद गर्जी पर उतर आया था या चाहे अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन इस वक्त इसके अलावा और कोई चारा नहीं था और इसने वो फाइल उठाई और ऑफिस से बाहर निकल आया। नीलो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी, बस इतना ही कि इस अजनबी ने इस बदमाश लड़कों से छुटकारा दिलवाया और इसकी इज्जत महफूज रही। इसने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि वो किसी के साथ यहाँ तक आई है और ना ही इसे उम्मीद थी कि वो दोबारा इससे मिल पाएगी। वो खुश शक्ल, खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक, अमीर कबीर शहजादा इसकी दस्तरस में बहुत दूर था और ना ही वो कभी अपनी औकात से बड़े सपने सजाती थी। बाप की वफात के बाद भाई की सरबराही में आते इसने यकीन कर लिया था कि वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो इसकी तरबियत पर हर्फ आने दे। इसने सोचा था कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो फौरन शादी कर लेगी, वो भी किसी ऐसे लड़के से जिसका इंतखाब इसकी माँ करेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुकद्दर ने इन दोनों की राहों को मिलाकर एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया है। आने वाला वक्त कैसा होगा ये कोई नहीं जानता था। बस कहानी के कुछ वाक़यात ऐसे थे जिनके बारे में जानने के लिए सब्र करना पड़ता है और ये सब्र ही आने वाली कहानी के वर्क पलटकर कहानी को हमारे सामने वाजे कर देता है। कुछ इस तरह से कि हम हैरानगी का शिकार होकर बस साकित रह जाते हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या ऐसा भी हो सकता था। और इस वक्त वो किसी ऐसी कंडीशन से गुजरने वाली थी। इस शाम वो नमाज अदा करने के बाद जैसे उठी, मोबाइल पर आने वाली कॉल ने इसे अपनी जाने मतवज्जो किया और इसने मोबाइल उठा लिया। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इसके पास चंद मखसूस लोगों के नंबर थे जिन्हें वो जानती थी और ना ही वो अपना नंबर किसी में बांटती थी। रॉन्ग नंबर के बारे में सोचकर इसने कॉल काट दी, लेकिन यके बाद देख रहे आने वाली कॉल ने इसे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। कौन था जो इससे बार बार कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहा था? कॉल रिसीव करते हुए इसने मोबाइल आहिस्तगी से कान से लगाया और खामोशी खड़ी रही। जब सामने मौजूद शख्स की बात से गुस्सा झलक रहा था। कॉल मत काटना, मैं फरहाद से बात कर रहा हूँ और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दूसरी जानिब से बात सुनकर इसने फौरन मोबाइल कान से हटाया और एक नजर मोबाइल पर डालकर हैरत का शिकार खड़ी रही। कौन? फरहाद? फरहाद शाह? मैं किसी फरहाद शाह को नहीं जानती। मैं वही फरहाद शाह बात कर रहा हूँ जो परसों तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया था। इसके सख्त लहजे पर वो वहीं साकित रह गई। परसों का एक धुंधला सा ख्याल इसके जहन की स्क्रीन पर लहराया। वही फरहाद शाह, वही संजीदा तबीयत का मालिक शख्स जिसने इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और अब इससे कॉल करके इससे बात करना चाहता था। क्या बात करना चाहते हैं मिस्टर? और इतने गुस्से में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आपका किराया दे दूंगी। वही असली मासूमियत, किसी भी बात को सीरियस ना लेने वाली जिद। फरहाद शाह ने इस बार अपने लहजे को मजीद सख्त किया था। मेरे साथ फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कह रहा हूँ वही सुनो। और इसने कॉल ही काट दी। वो नीलो क्या जो किसी की बात खड़ी होकर सुन ले। और वो शख्स इतना रोब जता रहा था। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा गुस्सा, घर तक क्या छोड़ दिया, आप खाने को दौड़ोगे। दोबारा इस नंबर से कॉल आएगा और इस बार इसे खड़ी खड़ी सुनाने के लिए इसने दोबारा कॉल को रिसीव करके कान से लगाया था। लेकिन इससे पहले दूसरी जानिब से इसे दी गई धमकी इतनी ताकतवर थी कि पहली बार इसकी जुबान गंग हुई। अगर इस बार तुमने मेरी कॉल काटी तो सुबह तुम्हारे घर पर आकर सबके सामने अपना मौकफ बयान कर दूंगा कि कैसा पढ़ा लिखा अमीर कबीर शख्स था, वेल पर्सनालिटी, जो इसके पीछे पड़ गया था। देखिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप चाहते क्या है मुझसे? मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, आप जैसे लड़कों का दिल बहलाने के लिए नहीं हूँ। वो काफी हद तक इसकी बात समझ चुकी थी। ऐसा लगा जैसे वो दूसरे लड़कों की तरह इसके गले तक आ गया है। इतनी बड़बड़ी में तो वो ये भी नहीं सोच पाई थी कि इसने नीलोफर का नंबर कहाँ से लिया और ना ही पूछने की नौबत आई जब फरहाद शाह के अल्फाज इसके दिल धड़का देने के लिए काफी थे। तुमने जाहिर किया था कि तुम मेरी मंगेतर हो और ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अब हर हाल में मुझे तुमसे निगाह करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी रजामंदी शामिल हो या नहीं। कल ही मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उम्मीद है कि घर वालों के सामने तुम तमाशा नहीं करोगी और चुपचाप मेरे साथ निकाह कर लोगी। और वो चीख पड़ी, पागल हो गए आप हैं कौन मुझसे निकाह करने वाले? मैंने कहा था, लेकिन सिर्फ लड़कों से जान छुड़वाने के लिए। और इसे क्या मालूम था कि इसकी जान इस तरह पकड़ ली जाएगी। वो तो मुसीबत में पड़ चुकी थी।
मोबाइल ऑफ करके इसे यूं दबा दिया जैसे कि अगर वो इसे नजर आता रहेगा तो वो सांस नहीं ले पाएगी। पहली बार चेहरा जर्द हो गया था। बेबनी इज्जत खाक में मिलने जा रही थी। अगर बात इसकी भाभी और भाइयों के सामने खुल जाती और वो लड़का यहाँ तक पहुंच जाता तो इसके साथ क्या होता। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी घर में इसने किसी से भी बनाकर रखी नहीं हुई थी और अपने किरदार और अपने पुख्ता सोच के बलबूते पर एक को खड़ी खड़ी सुना देती। और अगर इसका किरदार ही दागदार हो जाएगा तो कौन इसे तस्लीम करेगा, कौन इसे जीने के लायक छोड़ेगा। शाइस्ता बेगम ने इसकी उड़ी उड़ी रंगत देखी तो हैरानगी से पूछ लिया, क्या हुआ मेरा बच्चा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। इनके शफीक लहजे पर वो उनके करीब आई और इनकी गोद में सर रखकर सिसक पड़ी। अम्मी मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मैं बुरी लड़की हूं ही नहीं। शायद साहब बेगम इसके जज्बातीपन पर मुस्कुरा दी और ऐसी धूप छांव से कभी इतनी मजबूत कि सीसा पिलाई दीवार की तरह और कभी यूं भड़बड़ी रेत की तरह हाथों से फिसल जाने वाली मेरी बेटी कभी बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। और अब अगर तुमने कोई गैर जरूरी बात सोची तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी मेरा बच्चा। लेकिन वो देर तक इनकी आगोश में सर रखकर ससकती रही। शाइस्ता बेगम ने नरमी से उसके माथे को मोहब्बत से छुआ था। जाने क्यों वो इतनी खौफजदा हो रही थी कि मोहब्बतें, यकीदतें, ये किरदार का मजबूत होना शायद दोबारा से मिल पाएगा या नहीं। लेकिन खौफ था जो दिल में सरायत करता चला जा रहा था। अगला दिन इतवार का दिन था और यूनिवर्सिटी से ऑफ थी। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद वो दानिस्ता तौर पर अपने कमरे में बैठी रही। जैसे बाहर जाएगी तो कोई ना कोई मुसीबत इसके गले पड़ जाएगी। न जाने क्यों उसे लगा था कि वो शख्स जरूर कुछ ऐसा करेगा जो इसे हकीकत में झंझोड़ कर रख देगा। वो खाली धमकियां देने वाला शख्स नहीं था बल्कि इसके दिखाने वाला शख्स था। मोबाइल को इसने अभी तक ऑन नहीं किया था। वो यूं ऑफ पड़ा था जैसे कि कबूतर अपनी मौत को सामने देखकर आंखें बंद कर ले ताकि मौत इसके करीब आकर इससे ना दबोचे। लेकिन आंखें बंद कर लेने से अगर मौत रुक जाती तो हर मरने वाला शख्स पहले ही अपनी आंखें बंद करके हकीकत को झुटला देता। ये तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब बड़ी गाड़ी इनके दरवाजे पर आकर रुकी और इनके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। न जाने क्यों इसे कदिल हलक तक उछल कर आ गया। निसार भाई भी दुकान बंद करके आज घर पर रुके हुए थे। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर निसार उठकर दरवाजे तक गए और कुछ ही देर के बाद फरहाद शाह अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ इसके 4 गार्ड्स थे। घर में सब हैरत में डूबे हुए थे और वह दरवाजे के साथ लगी फटी फटी नजरों से अपने सामने आने वाली कयामत को देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपने भोलेपन, अपनी मासूमियत में वो किसी कयामत को गले से लगा लेगी। इसकी रंगत पर एक नजर डालकर वो निसार भाई के सामने बैठ गया। न जाने से निसार भाई को क्या कहा था जब वो खामोश रहे, जबकि नाजिया भाभी तो बदकते हुए फरहाद शाह के सामने आकर खड़ी हो गई थी। तुम अमीर हो गए हो तो अपने घर हो गए, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से बाहर। अगर तुम लोगों का आशिकाना चल भी रहा है तो यहाँ मेरे शौहर की मर्जी चलेगी और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी उठकर यहाँ आए और हमें इलाके में बदनाम कर दे। जबकि फरहाद जब्त के घूंट भरकर रह गया। फरहाद के बदलते हुए तासुरात से निसार को अंदाजा हो गया था कि इसे इस वक्त आ रहा है, इसलिए इसे नाजिया को खामोश करवा दिया। देखिए हम इज्जतदार लोग हैं और नहीं चाहते कि इलाके में हमारी बदनामी हो। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कब से नीलो को जानते हैं? निसार भाई मुहज़्ज़ब तरीके से बात कर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता जब नीलोफर खुद इनके सर पर आदम की। मैं इनको नहीं जानती भाई, बस एक दिन मुझे यहाँ घर तक छोड़ने के लिए आए थे और फिर मेरे पीछे पड़ गए। आप मुझसे क्यों निकाह करना चाहते हैं? निकाह इस तरह किए जाते हैं और अपने घर वालों को लेकर आए और ऐसे रिश्ता मांगे जैसे कि रिश्ता मांगने का हक है, और इसके बाद मेरे भाई कुछ भी सोच लेंगे। वो फरहाद शाह को सख्त नजरों से देखते हुए कह रही थी और फरहाद ने बगैर कुछ कहे पास खड़े शख्स को इशारा किया जिसने नोटों की एक मोटी गड्डी सामने मेज पर लाकर रख दी थी। निसार और नाजिया हैरत ज़दा रह गए। शाइस्ता बेगम भी हैरानगी से इस खेल को देख रही थी। वो बस वहीं साकित खड़ी रह गई। नाजिया ने तो इतने पैसे देकर फौरन अपनी सोच बदल ली थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम इतनी सती सावित्री नहीं हो जितनी बनती हो। तुम्हारी पिटर पिटर चलती जुबान से अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे पीछे कोई ना कोई मौजूद है। अब अगर ये इज्जतदार तरीके से तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता मांगने के लिए आ गए हैं तो निकाह के अलावा कोई चारा नहीं। निसार बात को समझने की कोशिश करें, वैसे भी मोहब्बत के दरमियान आना बहुत गलत बात होती है। और निसार कौन था? वही अपनी बीवी का दम छिल्ला
जिसे नाजिया के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। वो भला नाजिया की बात कर रहा था और इस रोज इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि बने हुए रिश्ते सिर्फ खिलौनों की तरह होते हैं जो किसी भी वक्त चटक कर आपका भरम तोड़ देते हैं। और इसका भरम इस शख्स के सामने टूट गया था। इसके साथ निभाने वाला कोई नहीं था। इसकी माँ को खामोश करवा दिया गया। फरहाद शाह जो खुद उठते हुए शाइस्ता बेगम के सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नीलोफर आपकी बेटी है और आपके जहन में बहुत से खदशे हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन करें, आप कभी भी मुझे इसकी जानिब से गाफिल नहीं पाएंगे। न जाने क्या था, शाइस्ता बेगम को इसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो जमाने के नशीबो फराज से वाकिफ थी। मामला जैसा भी था, वो जिस वक्त भी आकर इसे खुदगर्जी दिखाकर अपना बना रहा था, लेकिन इसके दिल में साथ निभा लेने वाला एहसास बाकी था। नाजिया भाभी ने एक लम्हा लगाकर इसकी खामोशी को मोहब्बत साबित कर दिया और निसार भाई ने इशारा किया था, वो इनके करीब बैठ गई। एक शॉल इस पर ओढ़ दी गई और काजी साहब से निकाह पढ़ाने की ख्वाहिश की। वो नहीं जानती थी कि इसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश मिलिया मीट हो जाएगी, और वो भी इस शख्स की खातिर जो इस पर किसी अचानक मुसीबत की तरह टूट पड़ा और इससे हर हक छीन लिया। निकाह मुकम्मल हो चुका था। पल भर में वो इस शख्स के नाम मुंतकिल हो गए जिसे वो अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। बस इसके अंदाज से इससे मालूम होता था कि इन दोनों के अंदाज में अतवार में जमीन आसमान का फर्क है। तो जहां आसमान पर चमकता हुआ सितारा था, वहीं वो जमीन पर पड़ी हुई खाक। और भला इस शख्स को क्या मजबूरी थी कि खाक को उठाकर अपने माथे पर सजा ले। गाड़ी में वो चुपचाप बैठी रही, खामोश नजरों से सड़क को घूरती रही, जैसे कहने से इन्होंने अफसोस करने और शोक मनाने के लिए कुछ भी ना बचा हो। इसकी जिंदगी की डोर इस शख्स के हाथ में थमा दी गई थी। अब वो रोती, चीखती, चिल्लाती, एहतजाज करती, शिकवे करती, सब कुछ एक जैसा ही था। फरहाद ने इसे लाकर फ्लैट में छोड़ दिया, चाबी इसके हवाले कर दी। मैं जानता हूं कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए एक भयानक सपने से कम नहीं होगा, लेकिन यकीन करो, मैं निकाह के साथ तुम्हें यकीन और एतमाद भी सौंप कर जा रहा हूं, और उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। वो बस जख्मी नजरों से फरहाद को देखती रही। कौन सी मजबूरी शाह साहब? किस मजबूरी का जिक्र करते हैं? वो मजबूरी जिसकी आड़ लेकर आपने एक मासूम लड़की को बर्बाद, बदकिरदार साबित कर दिया, या वो मजबूरी जो इस्तेमाल करके आप किसी की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं? वो ऊंचे लहजे में बात कर रही थी। इसका लहजा एतमाद से लिपटा हुआ था, कोई खौफ कुछ भी नहीं था। आंखों से गिरने वाले चंद आंसुओं के कतरे, और फरहाद को दिली तौर पर अफसोस हुआ। अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत, अपनी साख, अपने करियर बचाने के लिए इसने सबके सामने ये साबित करना था कि वो हकीकतन इसकी बीवी है जिसके साथ वो निकाह कर चुका है। बल्कि ये चीज इसके लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकती थी। सियासत की दुनिया से इसका बाप अच्छी तरह वाकिफ था, और सियासत इमोशनल का दूसरा नाम है। लोगों को इमोशनल करके बेवकूफ बना लेना, इसी को तो सियासी करियर कहा जाता है, और वह इसमें सबकत ले जाना चाहता था। मीडिया से बात करते हुए इस शाम इसके बाप ने इकरार कर लिया कि इसने निकाह करके रखा और इसमें इसके बाप की रजामंदी शामिल है, लेकिन वो नहीं चाहता कि इसके घर की औरतें या इसकी प्राइवेट जिंदगी सोशल मीडिया के सामने खुलकर सामने सिर्फ इसलिए इस शादी को प्राइवेट रखा। साथ ही साथ इन्होंने बिल्कुल नरम लहजे में बात भी दोहरा दी थी कि वो जिस लड़की के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंतकिल हो चुका है, वो लड़की एक छोटे घराने से ताल्लुक रखती है, और इनके लिए ये बात कोई मतलब नहीं रखती कि सामने वाला कितनी हैसियत का मालिक है। वो बस दिल देखते हैं, किरदार और सच्चाई, और इस बात से इन्हें रातों रात एक बार फिर उठाकर खड़ा कर दिया। वो लोग जो सवारी नजरों से इनका चेहरा देख रहे थे, इनकी सपोर्ट इसे हासिल हो गई। चारों तरफ से जीत का जश्न, सब कुछ क्लियर था, और वो मुस्कुराते हुए फरहाद को देख रहे थे। देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि बाजी पलटना मेरे हाथ में है, और मैं इसे पलट सकता हूँ। वो रोती आंखें इसके जहन की स्क्रीन पर लहरा गई। अब कुछ नहीं होगा तो इस लड़की के साथ किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। इसके घर वालों को कसी रकम देकर इसे चुपचाप छोड़ देना। कोई नहीं जानता वो लड़की कौन है। निकाह भी इन हालातों में हुआ कि किसी को मालूम नहीं कि इसका निकाह तुम्हारे साथ हुआ है या एक तीर से दो शिकार। इनकी इज्जत भी बच गई और हमारी साख भी कायम है। और रही बात जज्बात की, तो वो नहीं हुआ करते, खासकर इन लोगों में जिन पर पैसा मेहरबान होता है, इन लोगों में जिन्हें सिर्फ जीत हासिल करना आती है। मुलाजिम के जरिए इसने फ्लैट में सब कुछ भिजवा दिया था, जरूरत की हर चीज रखवा दी थी, लेकिन वो खुद पलट कर दोबारा नहीं गया। दिल में एक अनजाना सा दुख था। ऐसे यूं लगता था जैसे वो इसे बेजरर लड़की के सामने जाएगा तो नजर उठाने के काबिल नहीं रहेगा, जैसे वो इसकी नजरों का सामना नहीं कर पाएगा।
اور एक किसी बात ने इसे जिंदगी में पहली बार वो एहसास दिलाया कि वो मात हासिल कर गया, लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली दे देता इससे और इसके घर वालों को इतनी रकम दे देगा कि वो हमेशा हर ख्वाहिश को पूरा कर ले जो ख्वाहिश हसरत में बदल चुकी है। वो इस लड़की को इतना सपोर्ट कर देगा कि वो दोबारा किसी भी बड़ी गाड़ी का सहारा लेने के काबिल नहीं रहेगी और यकीनन ये सब कुछ हासिल करने के बाद वो भूल जाएगी कि किसी शख्स ने इसे अपने मतलब के लिए यूज किया था। लेकिन वो नहीं जानता था मुकद्दर में क्या होना करार पा चुका है। फार्म हाउस पर शानदार सी पार्टी में इसके सारे दोस्त इनवाइट थे। इसने पहली बार एक हराम मशरूब को हलक से नहीं उतारा था, लेकिन इस रोज का खुमार अजीब था। 2-4 पैग लगाकर वो खुमार में डूब गया। पार्टी देर तक चलती रही। बारबेक्यू की खुशबू, थरथराते हुए जिस्म के और इन सब में वो मेहमान खसूसी सब कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके सामने इसकी जीत नाच रही हो और वह इस पर अपनी दौलत निछावर करके खुद को खुशियों में डूबा हुआ महसूस करा था। पार्टी के इख्तिताम पर वो गाड़ी में आकर बैठा। ड्राइवर ने फौरन पूछा था, सर हवेली चले, लेकिन न जाने क्यों सीट के साथ पुश लगाते हुए इसने कह दिया, नहीं फ्लैट जाना है। लहजा हल्का सा लड़खड़ाया हुआ था। इस वक्त जहन में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो आज रात वहीं गुजारना चाहता था। इस लड़की से बात करना चाहता था, जो कुछ था इसके सामने खोलकर बयान करना चाहता था ताकि इसकी जानिब से जमीन का बोझ कम हो जाए। गाड़ी फ्लैट के सामने रुकी। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। कदम हल्के से लड़खड़ाए। ड्राइवर ने सहारा देना चाहा, लेकिन इसने हाथ उठाकर इससे रुक जाने का इशारा किया। वो खुद अपने कदमों पर चलकर जा सकता था। एक चाबी इसके पास थी। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहां वो बेड पर सुकून से लेटी हुई इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच गई। हल्के रंग के लिबास में बिखरे हुए बालों के साथ वो कुछ और ही रूप दे रही थी और इसका ये छाया हुआ रूप सबसे अलग था। इसने आज तक इसे तेज तरतराती हुई लड़की की तरह देखा था, जो हसीन होने के साथ साथ मासूम थी और इस वक्त इसके चेहरे पर सुकून के साथ साथ दुनिया जहां के रंग बिखरे हुए थे, जिन रंगों से लुत्फानंदोज होते हुए वो इसके करीब बैठ गई। हम अपने करीब किसी की मौजूदगी के एहसास से नीलोफर ने अपनी आंखों को खोला और फिर जाने कितनी देर फटी फटी नजरों से सामने बैठे हुए शख्स को देखती रही। जब इसने इसके जानिब झुककर इसके चेहरे पर फूंक मारी थी, कितनी हसीन लग रही हो तुम सोते हुए, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बात कर रहा था और नीलो ने इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर उठकर इसके सामने बैठ गई। आप कब आए? इसने बेसाख्ता अपने दुपट्टे को ढूंढना चाहा। वो पूरी रनाइयों के साथ इस शख्स के सामने आया थी जो इसके नशीबो फराज से लुत्फानंदोज हो रहा था। अभी आया हूं सिर्फ तुमसे बात करने, सिर्फ तुम्हें समझाने कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। पहले की निस्बत वो बेहतर तरीके से पलट कर आया था। खुमारी उतर गई और एक नई खुमारी इसके जहन पर छाई जा रही थी। नीलोफर थोड़ा सा पीछे हट गई। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, आप प्लीज दूसरे कमरे में चले जाएं। वो थोड़ा सा फासला बनाते हुए बोली, तुम जानती हो लड़कियां मेरे करीब आने के लिए बेताब रहती हैं, मुझसे लिपटने के लिए अपना सब कुछ लगा देती हैं ताकि मैंने कुछ देर के लिए मुयस्सर आ जाऊं और तुम्हारे पास आ रहा हूं तो तुम मुझे खुद से दूर धकेल रही हो। इसे बाजू से पकड़कर इसे अपने करीब खींच लिया और नीलोफर के चेहरे पर सुर्ख रंग बिखर गए और दिल बुरी तरह काम कर रहा था। सामने बैठा हुआ शख्स इस पर यह निकाह जिस तरह भी हुआ, लेकिन वो इस निकाह को मानती थी और इसे अपना मजाज खुदा भी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अभी इसके कानून से वाकिफ नहीं थी जो इसने खुद साख्ता बना लिया था कि वो चंद रुपया देखकर अपनी जिंदगी से दूर कर देगा। अगर इसे इस हकीकत का इल्म हो जाता तो शायद वो इसे अपने करीब भी नहीं भटकने देती, लेकिन इस जिद और अना में फरहाद शाह ने इसकी गर्दन पर अपने लब रखे और फिर बेसाख्तगी में इसके लब रक्स करते वो गर्दन से इसके नशेबो फराज तक आया और फिर इनमें उलझता चला गया। वो इसे रोकना चाहती थी, लेकिन कैसे? अगर वो नाराज हो गया, गुस्से में इसे इस वक्त घर से निकाल दिया तो? दिल घबराया हुआ था, लेकिन सामने बैठे हुए शानदार से मर्द की पकड़ इसे भी खुमार ज़दा कर रही थी और इसकी दिल लगी का आलम यह था कि इस रोज चाहने के बावजूद वो इसे रोक नहीं पाई। वो यहाँ कोई और बात करने आया था, लेकिन न जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गया। इसके हुस्न की तारीफ इसकी मोहब्बत का खुमार है और इसकी रनाइयों की मदहोशियां, हर चीज ने जैसे इसे दिमागी तौर पर मफलूज कर दिया था और वो इस रात वो टूट कर इस पर बरसा। पहली बार किसी औरत को पहलू में बैठाकर इसने इस पर अपनी मोहब्बत निछावर की थी और फिर इसे अपने आगोश में समेट कर सो गया।
रात बहुत पुरसकून तरीके से गुजरी थी। अगली सुबह इसकी आंख देर से खुली जब वो इसके बाजुओं में मुकम्मल मदहोश होकर लेटी हुई थी। पुरसकून होकर न जाने कितनी देर वो आंखें खोले छत को घूरता रहा और रात का एक एक मंजर जब इसके जहन की स्क्रीन पर लहराया, इसके यूं उठने पर नीलोफर की आंख खुल गई और एक मंजर इसके चेहरे पर डालकर वो उठकर इसके करीब बैठ गई। रात हम दोनों, नीलोफर सवालिया नजरों से देखते हुए इससे पूछा और नीलो के असबाब में सर हिलाने पर वो वहीं साकित रह गया। इससे तो ये नहीं सोचा था, ना ही बाबा से इस तरह की कोई डील हुई थी। अगर कल वो इसे छोड़ने पर इस्रार करते हैं तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। चेहरे की रंगत सुर्ख थी और जिस्म में अजीबो गरीब से दर्द फैले हुए थे। वो बेख्तियार बेड से उतर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था। वो अपनी बात से मुकर गया और नीलोफर भी भरी भरी आंखों से इसका चेहरा देखती रही। वो बस इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा नहीं पाया और अपना आप इसे सौंप दिया, जबकि नीलो का इसमें कोई कसूर नहीं था। वो बस सर झुकाकर रोती रही और इसके चेहरे पर एक नजर डालकर वो कमरे से बाहर निकल गया। बात को सुलझाने आया था और बात मजीद बिगड़ गई। अगर ये बात इसके बाद तक पहुंच जाती तो फिर, और इससे बढ़कर ये मामला था कि अगर वो कल इसे छोड़ देता तो फिर वो कहाँ जाती, किससे मुंह दिखाती। अपना सब कुछ तो वो इसके सामने खोल चुकी थी। इस साथ एक बार फिर वो फ्लैट वापस नहीं आया और वो हवेली चला गया। शायद ज़हनी अजियत का शिकार था। बार बार खुद को मलामत करते हुए वो यही सोच रहा था कि इतनी जल्दबाजी का क्या फायदा, मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब किस मुंह से इसे दौलत से नवाज कर इसकी जिंदगी से दस्तबरदार हो जाऊं, जबकि बाबा पहले ही तय कर चुके थे कि इसकी शादी रहमान दुरानी की बेटी अनाया रहमान से होगी और इस सिलसिले में वो अनाया से बात भी कर चुके थे। रहमान दुरानी है कि इनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे और इन्होंने रहमान दुरानी को तो इस निकाह के मुतालिक बताया, लेकिन अनाया से दानिस्ता तौर पर इन्होंने ये बात छुपा ली क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अनाया पर कुछ भी वाज़ेह हो और वो इस शादी से इनकार कर दे। अब वो यही चाहते थे कि जल्द से जल्द अनाया और फरहाद का निकाह हो जाए ताकि फरहाद का रुझान इस लड़की की तरफ ना चला जाए जिसका ना हो कोई खानदान था, ना ये वो बर्दाश्त कर सकते थे कि वो इनकी बहू के दर्जे पर फाइज हो। दोनों के बाद वो फ्लैट वापस गया और इससे कहीं दिखाई नहीं दी। मुलाजमा से पूछने पर मुलाजमा ने इसे बताया कि पिछले 2 दिनों से मैडम को शदीद बुखार है और वो कमरे से बाहर ही नहीं आई। इनका खाना कमरे में पड़ा रिवाइंड कर दिया जाता है। बेचैनी से वो कमरे में दाखिल हुआ जहां इसे वो बेड पर लेटी हुई नजर आई। एक बार फिर इसे अफसोस हो रहा था कि वो इसकी बीवी थी, लेकिन इसके बावजूद इसने मोबाइल पर भी इससे कोई राब्ता नहीं रखा था। इसकी जानिब से इतना गाफिल हो गया कि वो दोनों दिनों से बुखार में भनक रही थी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, इससे नरमी से सहारा देकर उठाया और वो चुपचाप इसके साथ डॉक्टर के पास आ गई। इसकी आदत फरहाद को बेहद अच्छी लगती थी कि ना ही इसने कभी कोई शिकवा शिकायत की और ना ही बेजा रोना धोना लेकर बैठी रहती, बल्कि हकीकत पसंद लड़की थी और इसकी ये आदत इसे फरहाद की मजीद करीब करती चली जा रही थी। मैं डॉक्टर ने मेडिसिन देने के लिए यही बताया कि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है, इसे टेंशन फ्री रहना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। वो इसे लेकर घर वापस आ गया और खुद अपने हाथों से इसे मेडिसिन दी, इसका ख्याल रखा और फिर बैठ के इसके करीब बैठकर इसके हाथ पकड़ लिए थे। इस रोज जो कुछ हुआ मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम इस वजह से परेशान हो तो मुझे माफ कर दो। नीलोफर से माफी मांग रहा था। नीलोफर ने बस एक नजर इसके सुर्ख चेहरे पर डाली और इसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वो जो कुछ हुआ था वो आपका हक था और मेरा फर्ज। मुझे परेशान करने वाली बात यह है कि सबके बाद आपका परेशान होना बनता नहीं था। इसके कहने पर फरहाद ने नजर झुका ली। वो अब इससे क्या बताता कि इसके दिल में क्या है, क्या तुम इस रिश्ते से इसकी शुरुआत पर मुतमईन हो। वो पूछ गया। वो बस इसे देखती रह गई। मेरी रजामंदी तो कहीं भी शामिल नहीं है शाह साहब, ये आपके फैसले और आप ही बेहतर जानते हैं कि मेरा काम बस ख्वाब देखना है, वो ख्वाब जिनकी ताबीर भी मुमकिन नहीं है। आप जानते हैं मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था, एक खूबसूरत से रूसी लिबास में जब दुल्हन बनूंगी तो हर एक मंजर को मात दे जाऊंगी। मेरे पहलू में सजा हुआ शख्स मुझ पर एक निगाह डालेगा और फिर नजरें हटाना भूल जाएगा। वो बात कर रही थी और वो बस इसके हिलते हुए लबों को देख रहा था। पहली बार वो इससे अपने ख्वाबों का तस्करा कर रही थी। बाबा के बाद मैंने बदलते हुए रवैये देखे, बदलते हुए रिश्तों और इन रिश्तों की हकीकत को। आप भी जानते हैं 2 दिनों तक वो इसके पास रहा, एक एक पल इसके करीब, इसका
बाप कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था, इससे अपने पास बुलाना चाहता था। वो चाहता था कि वो बस लड़की को तलाक देकर अनायास से निकाह कर ले, और इस रोज ना चाहते हुए भी इसने तस्करा नीलो से कर लिया। बाबा चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, जो बाबा की पसंद है, जिसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। वो कह गया और नीलोफर के चेहरे के तासुरात नहीं बदले, जैसे वो जानती हो ये सब कुछ होगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता नीलोफर, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, एक साबिर और शाकर बीवी की हैसियत से जो हमेशा मेरे पास रहे और मुझे एहसास होता रहे कि खुदा ने मुझ पर कितना बड़ा करम किया। इसके कहने की देर थी कि वो चुपके से इसके कंधे पर सरक गई। मुझ पर यह इनायत कम तो नहीं है कि एक शख्स मुझे अपने पास रखना चाहता है ताकि वो मुझे देखकर खुदा का शुक्र गुजार रहे। वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? मैं किसी और का हो जाऊंगा, इसने कह दिया और नीलोफर ने अपना चेहरा इसके जानिब मोड़ दिया। मैं आप पर इतना हक नहीं रखती जितना आपके बाबा आप पर हक रखते हैं। ये रिश्ता इनकी रजामंदी से हुआ था, इससे ना तोड़ना आपकी रजामंदी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बाबा का कहा माने। और एक बार फिर नीलोफर तो कहीं भी नहीं थी। इससे अंदाजा नहीं हुआ वो पटर पटर बोलने वाली लड़की कैसे एकदम खामोश हो गई। वो चंद दिन इसके साथ मजीद गुजारने के बाद हवेली वापस आए तो बड़े शाह साहब के तेवर बदले हुए थे। इन्होंने निहायत सख्त लहजे में अपने बेटे को इग्नोर करते हुए याद दहानी करवाई थी कि वो अपने बाप के खिलाफ जा रहे। बाबा, मैं नीलोफर को तलाक नहीं दूंगा, आप अनाया से मेरा निकाह करवा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो जिद लगाकर इनके सामने आ गया और काफी बजट बहस के बाद इसका फैसला बदला नहीं गया। तो बात मजीद ना बिगड़े इसलिए बड़े शाह साहब ने फौरी तौर पर निकाह की तकरीब रख ली। सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर वो चाहते थे कि अनाया और फरहाद का निकाह हो जाए और सब कुछ इनकी मन मर्जी से हो जाए। इन्हें यकीन था कि जिस रोज एक मॉडर्न, बाएतमाद, पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की फरहाद की जिंदगी में आ जाएगी तो वो खुद ब खुद इस लड़की से दूर हो जाएगा। इसलिए अब रहमान दुरानी ने यह ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि निकाह के फौरे बाद रुखसती भी होगी और इसने नीलोफर को सब कुछ बता दिया। वो बस सर झुकाए अपने नाखून की घबराती रही, जैसे इसे फर्क भी नहीं पड़ा हो। इसे दिल ही दिल में लिया हो। वो कोई भी तासुर इस शख्स पर छोड़कर इसे अपने फैसले के खिलाफ नहीं जाने दे सकती थी। आपको बहुत मुबारक हो शाह साहब, बस इतनी सी इल्तिजा है कि इस नाचीज को भूल ना जाइएगा। एक अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ इसने इस रात इससे अलविदा किया। अगली सुबह इसका निकाह था और इसके बाद रुखसती। न जाने वो कब लौट कर इसके दरवाजे पर आएगी या आए भी। घर वालों से इसका इतना राब्ता नहीं था। बस माँ से बात कर लेती कि ड्राइवर को भेजकर इन्हें अपने पास बुला लेती। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली के शहजादे कितनी बड़ी खुशी थी और इस बड़ी खुशी में किसी भी चीज को अधूरा रखना बनता नहीं था। इसके कमरे को खूबसूरत सजावट दे दी गई। इसने सब कुछ अपनी मर्जी से जाकर खरीदा था, लेकिन अनाया के लिए वो जाहिर नहीं करना चाहता था कि इस निकाह में इसकी जाती रजामंदी शामिल नहीं है। अनाया इसके निकाह से वाकिफ थी या नहीं, इसे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन रहमान दुरानी वाकिफ थे और इन्होंने तलाक की ख्वाहिश भी की, जिस पर शाह साहब ने इन्हें तसल्ली दी थी कि इस लड़की को तलाक हो जाए, इन्हें बेफिक्र रहना चाहिए। उस रोज वो आईने के सामने सचकर हसीन तरीन दूल्हा लग रहा था, इतना हसीन के हर मंजर को रौनक बख्श दे। बाहर कुछ ही देर बाद इसका निकाह होने वाला था। सब कुछ मुकम्मल था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब वो ऑफर शरारे में सजी हुई दुल्हन के लिए सजकर बाहर आई और वोट कर इसका इस्तकबाल करता पाया गया। हाथ बढ़ाकर इसने अनाया को स्टेज पर बिठा लिया। इससे पहले कि निकाह शुरू होता, जब रहमान दुरानी ने चंद कागजात इसके बाप के सामने रखे और साथ में ये शर्त रखी थी कि निकाह नामे से पहले इन पर दस्तखत किए जाएंगे, वो बस हैरत से कागजात को देखता रहा। झुकते हुए इसने वो कागजात उठाकर अपने सामने कर लिए, जिस पर वाज़ह लिखा था कि अभी और इसी वक्त इसे तलाक के कागजात पर ना सिर्फ साइन करने होंगे बल्कि ये हवेली भी इनकी बेटी का नाम मुंतकिल कर दी जाएगी। हवेली की खैर थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि वो इस वक्त नीलोफर को छोड़ देता। वो इस बारे में अपने बाप से पहले बात कर चुका था और इसके बाप ने खुद कहा था कि रहमान दुरानी को कोई एतराज नहीं। अनाया को पहली बार मालूम हुआ कि वो पहले भी किसी से निकाह कर चुका है। सख्त नजरों से वो अपने बाप को देखती रह गई। ये मुमकिन नहीं है कि मैं इस पर सिग्नेचर करके नीलोफर को तलाक नहीं दूंगा। ये सब कुछ क्या है? फरहाद का पहले निकाह हो चुका है। बाबा, अनाया उठ खड़ी हुई। रहमान दुरानी ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। अगर हो भी चुका है तो अभी इसी वक्त फरहाद इसे तलाक दे देगा और ये हवेली तुम्हारे नाम मुंतकिल हो जाएगी।
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसने फौरन अपने बाप का हाथ झटक दिया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मेरे बैरून मुल्क रहने का फायदा उठाया। मैं इंग्लैंड में थी और आप पीछे ये सब कुछ होता रहा। मैं इसे कभी भी कबूल नहीं करूंगी। फरहाद के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। मैं नीलोफर को कभी तलाक नहीं दूंगा, चाहे मुझसे निकाह करो या ना करो। बाबा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और इस वक्त भी ऐसी जिद लगी है कि अनाया सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर वहां से चली गई थी। रहमान दुरानी अब खुद शर्मिंदा खड़ा था। इससे सोचा था कि बासी इसके हाथ में रहेगी, चुपचाप तलाक हो जाएगी और इसकी बेटी पर सब राज करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो नीलो को तलाक नहीं दे सकता। इसके बाद इससे नाराज था। इस शाम को इनके कमरे में गया और इनके कदमों में बैठा था। बाबा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं आपको पहले बता चुका था और बस इसका चेहरा देखते रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लड़की में इसे छोड़ देते तो एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा मुंतजर था। कल मैं मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आज की बदनामी तो हुई सो ही, लेकिन कल जो लोग वलीमे पर इनवाइटेड थे, मैं क्या सबको वजाहतें देता फिरूंगा? वो अपनी बदनामी पर शर्मसार थे। बाबा, मेरे पास दुल्हन तो है, आपकी इज्जत बच जाएगी और मेरी मोहब्बत का भरम भी रह जाएगा अगर आप मान चाहें तो। वो नरमी से इनके हाथ थाम कर इन पर लब रख गया और वो बस अपने बेटे को देखते रह गए। इन्होंने अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और आज वो किसी छोटे बच्चे की तरह इनसे इल्तिजा करा था। एक बार अपने बेटे का फैसला मानकर देख लें, उम्मीद है आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसने कुछ भी नहीं सोचा था इस मासूम सी लड़की की दी गई कुर्बानी के एवज खुदा इसे इतनी बड़ी खुशी से नवाज देगा। अगली सुबह वो फ्लैट पर गया। ये सुबह सवेरे का वक्त था। वो क्यारियों में स्याह शॉल अपने इर्द गिर्द लपेटे फूलों से छेड़खानी कर रही थी। चेहरे पर दुनिया जहान की थकन छाई हुई थी, जैसे कि रात भर सोई ना हो। इसके करीब आकर सीने पर बाजू बांधे इसे इन्हेमाक से देखता रहा। जब इसकी जानिब मतवज्जो हुई और फिर हैरत से मुस्कुराते इसे देखती रही। क्या बात है शाह साहब, इतनी सुबह सुबह यहाँ अपनी दुल्हन को अकेला छोड़कर आ गए? इसके चेहरे पर कोई तंज नहीं था। अपनी दुल्हन को लेने आया। साथ वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फरहाद के सामने आकर खड़ी हो गई। ये वक्त मजाक का तो नहीं है शाह साहब, जाने को तो दिल की कैफियत क्या है। आपको मजाक की सूझी और इसने कमर से थाम कर इसे अपने साथ लगा लिया। हमारी मोहब्बत अमर हो गई है बाबा, रजामंद हो गए हैं कि मैं तुम्हें हवेली के लिए आऊं, बिल्कुल इस तरह जैसे तुम चाहते हो। और इस रोज जैसे से अपनी सारी दुआओं का फल मिल गया था। इसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी यूं काया पलट देगी, कुदरत इस तरह इस पर मेहरबान हो जाएगी। इस रोज वो दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन लग रही थी, खूबसूरत, और इसी जोड़े में छुपी सब इसे रश्क भरी नजरों से देख रहे थे और इसके पहलू में सजा हुआ दूल्हा हर एक को मात दे रहा था। बड़े शाह साहब ने नरमी से इसके सर के ऊपर हाथ रखा और वो सरशार हो गई। इस रोज वो हल्का सा इसकी जानिब झुका था। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी हसीन दुल्हन बनोगी, वो कह गया और वो खिलखिलाकर हंस दी। जिंदगी से भरपूर हंसी जो इसके चेहरे पर न जाने कितने रंग बिखेर गई। लेकिन मैंने सोचा था कि आप इतनी हसीन दुल्हा बनेंगे। मुझे बेकरारी हो रही है तुम्हारे सजे संवरे रूप को बखेर कर देखने की, इसने कह दिया और वो इस बेताबी पर नजरें झुका गई, जबकि इसके चेहरे पर बिखरे हुए सुर्ख रंगों से वो महसूस होता हुआ हंस दिया। कुदरत आपको मौका फराहम करेगी, एक बार इस पर यकीन करके तो देखें, एक बार खुद के लिए हाथ फैला कर तो देखें। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो आपसे इतनी मोहब्बत के बावजूद आपसे गाफिल हो जाए?